नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 अप्रैल 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया चाइना रिलेशंस, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दूसरे नंबर पे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे, BR अम्बेडकर से संबंधित, कल उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। तीसरा आर्टिकल सीरियस एक्ट की आवश्यकता से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। और एक पुराना जो आर्टिकल है उसे आगे के लिए छोड़ते हैं, कभी और जब कम आर्टिकल्स होंगे तब उसे हम डिस्कस कर लेंगे, जो हमने कल नहीं डिस्कस किया था। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। क्या कंटेक्स्ट है? हाल ही में अप्रैल के फर्स्ट वीक में इंडिया और चाइना के बीच ट्रैक 2 डायलॉग ऑर्गेनाइज हुआ। ट्रैक 2 डायलॉग कौन सा होता है याद कीजिए। इंडिया पाकिस्तान के संदर्भ में हमने डिस्कस किया था। देखो, जब नॉन स्टेट एक्टर्स या फिर यूं कहें वो लोग जो सरकार का पार्ट नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो आपस में मिलते हैं और वेरियस इश्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं, वेरियस इश्यूज़ को रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये होता है ट्रैक 2 डायलॉग। जैसे अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो ट्रैक 2 डायलॉग ऑर्गेनाइज हुआ इंडिया और चाइना के बीच, इसमें दोनों देशों के फॉर्मर एम्बेसडर्स और फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल्स ने आपस में बातचीत की। ये जो ट्रैक 2 डायलॉग था ये ऑर्गेनाइज किया गया था अनंता एस्पेन सेंटर इन न्यू दिल्ली इंडिया की तरफ से, और चाइना की तरफ से चाइना रिफॉर्म फोरम इन बीजिंग। ये जो फोरम है ये सेंट्रल पार्टी स्कूल से एफिलेटेड हैं। तो इन दोनों ने ये ट्रैक 2 डायलॉग ऑर्गेनाइज किया था ताकि रिश्तों में सुधार लाया जा सके, जो कि काफ़ी ख़राब हुए हैं गलवान वैली की घटना के बाद। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या इस ट्रैक 2 डायलॉग से हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? इसका आंसर राइटर देते हैं। राइटर कहते हैं नहीं। देखो, इतिहास इस बात का गवाह है। 1950s में जब इंडिया और चाइना के बीच में आपस में बातचीत चलती थी तो बड़ी बड़ी बातें बोली जाती थी, जैसे कि अब जो एशियन युग है उसकी शुरुआत हो गई है, इंडिया और चाइना के बीच सिविलाइजेशनल टाइज हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी। लेकिन अल्टीमेटली नतीजा क्या निकला? 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वार हो गया। इवन हिंदी चीनी भाई भाई ये स्लोगन भी रेज किया गया था। एक और एग्जाम्पल देखिए, 2018 में इनफॉर्मल समिट ऑर्गेनाइज हुआ इंडिया और चाइना के बीच वुहान में। उसके बाद अगले साल ममल्लापुरम में चेन्नई के पास सोचा यह गया था, कहा यह गया था कि अब एक नए युग की शुरुआत हो गई है, इंडिया और चाइना के बीच रिश्ते काफ़ी इम्प्रूव होंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2020 में गलवान वैली की घटना हो गई जिसमें इंडिया के 20 जवान शहीद हो गए और चाइना की तरफ से भी कैजुअलिटीज़ हुई। इसलिए देखो, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस अप्रैल के फर्स्ट वीक में ऑर्गेनाइज हुए ट्रैक 2 डायलॉग की आउटकम की हम बात करें, इसमें यह डिसाइड किया गया अगर इंडिया और चाइना के बीच रिलेशंस को इंप्रूव करना है तो 3 इश्यूज़ को मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले बाउंड्री क्वेश्चन, दूसरे नंबर पे ट्रेड, और तीसरे नंबर पे इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ थर्ड पार्टी एंड मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स ऑन द टू वे रिलेशनशिप। जैसे देखो, इंडिया क्वाड में अब बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, तो क्वाड जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का इंडिया चाइना रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसे कैसे मैनेज किया जाए? क्योंकि चाइना ये मानता है कि क्वाड जो है वो चाइना के अगेंस्ट है, जबकि इंडिया का ऐसा मानना नहीं है। अब एक एक करके इन तीनों इश्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, गलवान वैली में जो वायलेंस हुआ ये 1967 के बाद पहली बार इंडिया चाइना बॉर्डर पर वायलेंस हुआ था। अब जो पेंगोंग सो लेक है उसके आसपास के एरिया में नॉर्दर्न बैंक पर और साउदर्न बैंक पर डिसएंगेजमेंट हो चुका है, यानी दोनों देशों की जो फोर्सेस हैं वो पीछे जा चुकी हैं। लेकिन कुछ स्पोर्ट्स जैसे कि देखो गोगरा पोस्ट, इसके अलावा देप्सांग प्लेन्स, वहाँ पर अभी भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। चाइना वहाँ से अपनी फोर्सेस को पीछे ले जाने के लिए अभी भी राजी नहीं है। अभी दोनों देशों के कोप्स कमांडर की 11th राउंड की मीटिंग हुई थी 9 अप्रैल को। इस मीटिंग के बाद कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। ये पहली बार था 6th राउंड की बातचीत के बाद भी कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट जारी ना की गई हो। तो इससे यही पता लगता है
कि चाइनीज साइड जो है वो अर्ली डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं है। और ये जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ट्रैक 2 डायलॉग ऑर्गेनाइज हुआ, इसमें देखो चाइनीज स्पीकर ने ये नहीं बताया कि आखिरकार कौन से ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से चाइना ने इतने सालों के जो एग्रीमेंट्स हैं उनको धता बताते हुए अपनी फोर्सेस को एलएसी पर आगे भेज दिया। मतलब ऐसा कौन सा रीजन था कि सालों साल की जो बॉर्डर पीस थी वो चाइना ने खतरे में डाल दी। खैर, राइटर सजेशन देते हैं। राइटर कहते हैं, मान लिया कि चाइना जो है वो एलएसी पर क्लैरिफिकेशन नहीं चाहता है, मतलब अभी फिलहाल बॉर्डर डिस्प्यूट भी चाइना नहीं सोल्व करना चाहता है, लेकिन पीस तो मैनेज की जा सकती है। कैसे? देखो, ऐसे स्पोर्ट्स जो सेंसिटिव हैं, जिन पर इंडिया और चाइना के फोर्सेस के बीच तनाव ज़्यादा रहता है, जहां पर फ्यूचर में वायलेंस हो सकता है, कम से कम ऐसे स्पोर्ट्स की पहचान करके कुछ एग्रीमेंट डिसाइड किया जा सकता है कि जॉइंट पेट्रोलिंग की जाएगी इन स्पोर्ट्स पर, ताकि फ्यूचर में जो तनाव है फिर से ना पैदा हो इन स्पोर्ट्स पर। समझ गए? मतलब ऐसे स्पोर्ट्स, ऐसे एरियाज जिन पर इंडिया चाइना की फोर्सेस बार बार आमने सामने आती हैं, वायलेंस पैदा होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इन स्पोर्ट्स को लेके कुछ जॉइंट मैकेनिज्म तय किया जा सकता है, जैसे कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग हो या फिर किसी दूसरी तरह की अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचे दोनों देश। ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाएंगे तो फिर जो ट्रस्ट अभी फिलहाल टूट चुका है वो ट्रस्ट फिर से पैदा होगा। तो बाउंड्री डिस्प्यूट को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा इशू, जो कि है ट्रेड रिलेटेड। देखो, इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड पहुंच चुका है $87.6 बिलियन, जिसमें से $66.7 बिलियन का इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है और $20 बिलियन का एक्सपोर्ट। लेकिन अगर आप इंडिया का एक्सपोर्ट देखोगे, मेनली मिनरल्स और ओर्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है, ताकि चाइना की इकोनॉमी की जो भूख है उसे शांत किया जा सके। मतलब ऐसा नहीं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट करता है, जबकि इंपोर्ट तो मशीनरी, मेडिकल इक्विपमेंट्स, गुड्स, जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी इंडिया इंपोर्ट करता है। इसी से पता लगता है कि चाइना इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आगे है। देखो, पहले तो ट्रेड रिलेटेड काफ़ी कन्वर्सेशन होती थी इंडिया और चाइना के बीच। इवन चाइना के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की। लेकिन जैसे ही गलवान वैली में वायलेंस हुआ तो उसके बाद चाइना से डीकपलिंग की बात की जाने लगी। डीकपलिंग मतलब चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की, वो जल्द से जल्द ख़त्म की जाए। इसके लिए सप्लाई चेन्स फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया, ताकि कम से कम चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म की जा सके। बट देखो, इंडिया और चाइना ट्रेड एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है वीवो का। वीवो एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। जब गलवान वैली में वायलेंस हुआ ना, तो उस समय आईपीएल में स्पॉन्सर था वीवो, लेकिन वीवो को स्पॉन्सर हटा दिया गया। लेकिन इस साल वीवो फिर से स्पॉन्सर है आईपीएल में। तो राइटर यहाँ पर ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि देखो, आप एरियाज़ की पहचान कर सकते हो। ऐसे एरियाज़ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स नहीं है। मतलब चाइना हेल्प करता है इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, रोड्स एंड ब्रिजेस डेवलप करने में, इसमें कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। तो ऐसे एरियाज़ की अगर पहचान की जाती है जिसमें इंडिया चाइना के साथ डील कर सकता है, जिसमें कोई सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न नहीं है, तो वहाँ पे ट्रेड नहीं रुकना चाहिए। चाइना के पास काफ़ी सारे एरियाज़ में अच्छी एक्सपर्टीज़ है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, चाहे वो सोलर पैनल्स हों या फिर विंड एनर्जी रिलेटेड इक्विपमेंट्स हों। तो ऐसे क्षेत्रों में इंडिया चाइना से काफ़ी कुछ सीख सकता है। अगर पूरी तरह से इंडिया चाइना से ट्रेड बंद कर देता है तो फिर इससे इंडिया को भी नुकसान होगा बड़े स्तर पर। तो ऐसे एरियाज़ की पहचान की जाए जहां पे सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स नहीं है, उन एरियाज़ में ट्रेड होते रहना चाहिए। अब इसके बाद तीसरा इशू हम डिस्कस करते हैं। तीसरा इशू है कि मल्टीलेटरल एंगेजमेंट का या फिर थर्ड पार्टी एंगेजमेंट का रिश्तों पर क्या असर पड़ रहा है और फ्यूचर में क्या असर पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको दिया था, जैसे क्वाड
क्वाड में इंडिया बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है। चाइना को ये अच्छा नहीं लगता, चाइना को लगता है क्वाड चाइना के अगेंस्ट है। इवन चाइना के राष्ट्रपति सी चिनफिंग ने ये स्मॉल सर्कल्स बोला था इसे, कि छोटे छोटे जो सर्कल्स हैं, मतलब क्वाड जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने सर्कल बोला था कि ये छोटे छोटे जो सर्कल्स हैं जो किसी भी देश के अगेंस्ट बन जाते हैं, इससे वर्ल्ड में पीस नहीं आएगी बल्कि इंस्टेबिलिटी आएगी। तो इंडिया का ये मानना है कि देखो ये छोटे छोटे जो सर्कल्स हैं, चाइना भी तो इन छोटे छोटे सर्कल्स में है। जैसे अफगानिस्तान में पीस इस्टाब्लिश करने को लेके एक ग्रुप बना था, उसमें इंडिया नहीं था, चाइना था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स हैं जिसमें चाइना है, इंडिया नहीं है। तो होना क्या चाहिए, रेड लाइंस ड्रा कर लेनी चाहिए, दोनों देशों को आपस में डिसाइड कर लेनी चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप शामिल हो, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन खुलेआम चाइना के अगेंस्ट बोलती है या फिर कोई एक्शन लेती है, तब जाके आपको नाराज होने का हक बनता है। जैसे क्वाड ने अभी तक कुछ कॉन्क्रीट किया नहीं है चाइना के अगेंस्ट, तो खामखा चाइना को नाराज होने का हक बनता नहीं है। ऐसे ही रेड लाइंस ड्रा की जा सकती हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो और वो ऑर्गेनाइजेशन एंटी चाइना है या फिर एंटी इंडिया है, तब इंडिया चाइना में से कोई भी देश जो है वो नाराज हो सकता है, वो अपने कंसर्न जाहिर कर सकता है। इसके साथ साथ इंडिया और चाइना दोनों जिन फोरम्स में हैं, जैसे ब्रिक्स में हैं, अब क्वाड ने एक वैक्सीन इनिशिएटिव लिया, ब्रिक्स भी तो वैक्सीन इनिशिएटिव ले सकता है ना। एससीओ है जिसमें इंडिया चाइना दोनों हैं। इंडिया चाइना ने डिसाइड किया था कि हम अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ों पर डेवलपमेंट्स होनी चाहिए। इंडिया चाइना जितना ज़्यादा मिल के काम करेंगे उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप होगा। तो ये राइटर का सजेशन है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने के बजाय अब देखो इंडिया को चाइना से डील करते वक्त प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है, प्राग्मेटिक अप्रोच की आवश्यकता है इंडिया को। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल BR अम्बेडकर से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। क्या कंटेस्ट है, कल यानी 14 अप्रैल को 130वीं बर्थ एनिवर्सरी थी BR अम्बेडकर की। BR अम्बेडकर जो इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी के चेयरमैन और सोशल रिफॉर्मर। अम्बेडकर के इन रोल्स के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन देखो इसके अलावा BR अम्बेडकर एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट, एक्टिव पॉलिटिशियन, फेमस वकील, लेबर लीडर, ग्रेट पार्लियामेंट्रियन, फाइन सेकुलर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ओरेटर, ये सब भी थे जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। 2022 में हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बनाएंगे, तो इस सिलसिले में अम्बेडकर ने जो रोल प्ले किया नेशन बिल्डिंग में, उसे याद करना जरूरी है अलग अलग एरियाज़ में। अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल को, डेथ हुई 6 दिसंबर को, और जिस दिन उनकी डेथ हुई उसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अम्बेडकर को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। बुक्स की बात करें तो एनहिलेशन ऑफ ए कास्ट, इस बुक में उन्होंने हिंदू ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस लीडर्स को क्रिटिसाइज़ किया और गांधी के जो व्यूज़ हैं कास्ट के बारे में उनका भी जवाब दिया। दूसरी बुक हु वर द शूद्रास, इस बुक में अम्बेडकर ने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अनटचेबल्स कैसे बनते हैं। उन्होंने कहा शूद्रास और अति शूद्रास जो कि लोएस्ट कास्ट में आते हैं कास्ट हायरार्की में, वो अनटचेबल से अलग हैं। अम्बेडकर ने देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के निर्माण में अपना योगदान दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद, और इस हिल्टन यंग कमीशन ने अम्बेडकर की जो गाइडलाइंस थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये अम्बेडकर की बुक है। इस बुक में अम्बेडकर की गाइडलाइंस को कंसीडर किया और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करने की सिफारिश की हिल्टन यंग कमीशन ने। अब वैसे तो देखो ये हम मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी की या फिर कौन से कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था। इसीलिए एडिटोरियल
से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने तो महसूस किया होगा पिछले 2-3 सालों में कि प्री के लिए भी एडिटोरियल की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद 1942 से लेकर 1946 के बीच में वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रहे और काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनवाने में उनका योगदान रहा, जैसे वाटर संबंधित, पावर संबंधित और लेबर वेलफेयर से संबंधित। सेंट्रल वाटर कमीशन जो इस्टाब्लिश हुआ, उसको इस्टाब्लिश करने में भी अंबेडकर का रोल रहा। इसके अलावा सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट और लास्ट में रिवर वैली अथॉरिटी। रिवर वैली अथॉरिटी ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कंसीडर किए, जैसे दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट, महानंदी, कोसी और दूसरे रिवर से संबंधित प्रोजेक्ट भी कंसीडर किए। तो इनको इस्टाब्लिश करने में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंबेडकर की छाप देखने को मिलती है। अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस को एक वॉइस प्रदान की, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनके रिप्रेजेंटेटिव बने। इसके अलावा लेबर और पीजेंट्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने में भी उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बॉम्बे असेंबली का पुणे में सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था 1937 में, और इस सेशन में उन्होंने खोती सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर को ख़त्म करने के लिए बिल प्रेजेंट किया। ये खोती सिस्टम देखो महाराष्ट्र में प्रिविलेंट था। खोत एक्चुअली मिडलमैन हुआ करते थे। इन मिडलमैन को अपॉइंट किया जाता था सरकार के द्वारा, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, कि आप किसानों से टैक्स वसूल लीजिए। उनको आज़ादी होती थी किसानों से टैक्स को एक्सटोर्ट करने की। तो खोत मतलब मिडलमैन, उसी से निकल के आता है ये खोती सिस्टम। इसके अलावा ये प्री में भी पूछा जा सकता है खोती सिस्टम कहाँ पे प्रिवेलेंट था और है क्या। इसके बाद बॉम्बे में देखो 1938 में एक हिस्टोरिक पीजेंट मार्च ऑर्गेनाइज हुआ था काउंसिल हॉल तक। इस मार्च को लीड किया था अंबेडकर ने, और इस मार्च के बाद वो पीजेंट्स, वर्कर्स, लैंडलेस लेबरर के पूरे पॉपुलर लीडर बन गए थे। वो पहले ऐसे लेजिस्लेचर हैं देश में जिन्होंने सर्फडम को ख़त्म करने के लिए बिल प्रेजेंट किया। सर्फ देखो वो लोग होते हैं जो दूसरों के खेत में काम करते हैं और वो इस काम को छोड़ नहीं सकते। इसके बाद लास्ट में एक पॉइंट और भी है, वैसे उन्होंने एक ऐसे लिखा था स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रिमेडीज। 1918 में उन्होंने ये ऐसे लिखा था, और उन्होंने कहा था इस ऐसे में कि इंडिया की एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स का आंसर है इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये जो सॉल्यूशन है देखो आज भी रेलेवेंट है। आज एग्रीकल्चर सेक्टर में स्ट्रेस है, तो एक सॉल्यूशन ये बताया जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को अगर प्रमोट किया जाए तो इससे किसानों को फ़ायदा होगा। इसके बाद बॉम्बे असेंबली के मेंबर थे अंबेडकर 1937 में, और उस समय एक बिल आया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल। इस बिल को अपोज किया गया था अंबेडकर के द्वारा, क्योंकि ये बिल वर्कर्स का जो अधिकार था स्ट्राइक करने का उसको रिमूव कर रहा था। तो अंबेडकर ने इस बिल का विरोध किया। वो लेबर मेंबर थे, इसलिए उन्होंने मजदूरों के लिए फेयर कंडीशंस की हमेशा वकालत की। उन्होंने ये वकालत की कि वर्क में फेयर कंडीशंस होनी चाहिए। गवर्नमेंट की लेबर पॉलिसी का बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया। इसके अलावा एक हफ्ते में काम करने के 48 घंटे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये इंश्योर करवाने में अंबेडकर का अहम रोल रहा। इसके अलावा जो कोल माइंस में अंडरग्राउंड वर्क होता है उसमें महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट पर बैन था। इस बैन को हटवाने में अंबेडकर का रोल रहा। प्रोविजन ऑफ ओवर टाइम, पेड लीव, मिनिमम वेज, इन सब को इंश्योर करवाने में भी अंबेडकर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी मैन हो या फिर वुमेन हो, कोई भी सेक्स हो, दोनों को इक्वल पे मिलनी चाहिए। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट्स, इन प्रिंसिपल्स को इस्टाब्लिश करने में भी अंबेडकर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कम्युनिस्ट लेबर मूवमेंट्स का समर्थन अंबेडकर ने नहीं किया, क्योंकि देखो एक तो कम्युनिस्ट की जो लॉयल्टी थी उस समय यूएसएसआर, चाइना, इनकी तरफ ज़्यादा थी, तो अंबेडकर इस बात को पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा कम्युनिस्ट ये भी चाहते थे कि जो वर्किंग क्लास के लोग हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, जैसे फैक्ट्रीज को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें। अंबेडकर ये भी नहीं चाहते थे। इसके बाद सोशल रिफॉर्म्स की बात करें, अंबेडकर चाहते थे ऐसी सोसाइटी का निर्माण हो जो जस्ट हो, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन वैल्यूज़ का ध्यान रखा जाए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का समर्थन किया अंबेडकर ने, इससे महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला। आज़ादी के तुरंत बाद उन्होंने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया, इससे महिलाओं को राइट टू अडोप्ट और राइट टू इनहेरिट मिला।
वो चाहते थे कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज़ को रिजोल्व करना चाहिए इससे पहले कि सोशल इश्यूज़ रिजोल्व हो जाएं। सोशल इश्यूज़ जैसे अनटचेबिलिटी हैं, ये रिजोल्व हों, उसके बाद इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज़ को रिजोल्व किया जा सकता है। वो अनटचेबिलिटी को रिमूव करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहिष्कृत हितकर्मी सभा का निर्माण किया। ये जो सभा थी, ये देखो, जो अनटचेबल्स थे या फिर डिप्रेस्ड क्लासेस थी, उनकी वेलफेयर के लिए काम करती थी ये सभा। इसके अलावा उन्होंने 5 न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन्स स्टार्ट की डिप्रेस्ड क्लासेस के वेलफेयर को सुनिश्चित करने के लिए। जैसे मूक नायक उन्होंने स्टार्ट की थी 1920 में, बहिष्कृत भारत स्टार्ट की थी 1924 में, समता स्टार्ट की 1928 में, जनता स्टार्ट की 1930 में और प्रबुद्ध भारत स्टार्ट किया 1956 में। अब लास्ट में बात करते हैं सरकार ने क्या किया है अंबेडकर की लेगेसी को सहेज के रखने के लिए। अंबेडकर के जीवन से जुड़े जो 5 स्थान हैं उनको पंच तीर्थ के रूप में डेवलप करवाया गया है सरकार के द्वारा। जैसे मऊ में है जन्मभूमि, शिक्षा भूमि लंदन में, चैत्य भूमि मुंबई में, दीक्षा भूमि नागपुर में और महापरिनिर्वाण भूमि ये दिल्ली में है। ये 5 स्थानों को डेवलप करवाया गया है ताकि अंबेडकर की लीगेसी को सहेज के रखा जा सके। इसके अलावा अंबेडकर के विजन को फुलफिल करने के लिए सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे मुद्रा स्कीम फॉर अवेलिंग लोन्स, स्टैंड अप इंडिया फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन SC एंड ST कम्युनिटी, एक्सपेंशन ऑफ द मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, आयुष्मान भारत स्कीम, PM आवास योजना, उज्ज्वला योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना। इसके अलावा लेबर लॉज को सिंप्लीफाई किया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अंबेडकर के सपनों को फुलफिल करने वाली हैं। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया अंबेडकर से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सीरियस एक्ट लाने की आवश्यकता से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आपने शायद एलन ट्यूरिंग का नाम सुना होगा। हमने अब याद तो नहीं है कि कितने महीने पहले, लेकिन इनसे संबंधित एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजीज जो कोडवर्ड इस्तेमाल करते थे ना, जिसका नाम था एनिग्मा, उसको ब्रेक करने के लिए एक मशीन बनाई थी, जिससे जर्मन्स के द्वारा जो कोड भेजा जाता था उसे क्रैक करना आसान हो गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इन्होंने अच्छा रोल प्ले किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के लिए। लेकिन 1952 में इनको होमोसेक्सुअलिटी के लिए कन्विक्ट ठहराया गया। इनको काफ़ी गलत ढंग से ट्रीट किया गया। उस समय ब्रिटेन में होमोसेक्सुअलिटी एक ऑफेंस होता था, मतलब जो होमोसेक्सुअल हैं तो इसका मतलब वो क्रिमिनल हैं। जैसे इंडिया में भी 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले IPC सेक्शन 377 के तहत LGBT कम्युनिटी होना मतलब ये क्रिमिनल होने के समान था, ये एक ऑफेंस था। 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई उसमें अब IPC सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो इनके साथ काफ़ी गलत ट्रीटमेंट हुई थी। अब धीरे धीरे समय बदला, एहसास हुआ कि इनके साथ गलत हुआ था, तो यूके में एक एक्ट आया इनके नाम पे, ट्यूरिंग एक्ट। 2017 में ये कानून आया था, एलन ट्यूरिंग लॉ। इस कानून में ये प्रोविज़न किया गया था, जिनको भी पहले LGBT कम्युनिटी होने के कारण क्रिमिनलाइज किया गया है, जिनको कन्विक्ट ठहराया गया है, उनको माफ़ी दी जाए। अगर वो जिंदा हैं तो ऑटोमेटिक माफ़ी उनको दी जाए, एमनेस्टी दी जाए। अगर वो मर चुके हैं तो भी उनको माफ़ी दी जाए, इतिहास उन्हें क्रिमिनल के रूप में याद ना करे। तो राइटर ये कहते हैं, देखो ठीक इसी प्रकार से हमारे देश में 2009-10 की बात है, 2010 की बात है, प्रोफेसर रामचंद्र सीरस, इनके साथ काफ़ी गलत हुआ था क्योंकि ये गे थे। काफ़ी गलत ढंग से इनको ट्रीट किया गया, यूनिवर्सिटी ने इनको जॉब से निकाल दिया। हालांकि बाद में ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस जीत गए थे, लेकिन इन्होंने सुसाइड कर लिया। इन्होंने भी, जो ये एलन ट्यूरिंग थे ना, इन्होंने भी सुसाइड कर लिया था क्योंकि इनके साथ काफ़ी गलत ट्रीटमेंट हुई थी, इन्होंने सुसाइड कर लिया था। उसी प्रकार से ये रामचंद्र सीरस जो थे, ये भी मिस्टीरियस कंडीशंस में मृत पाए गए और कहते ये हैं कि इन्होंने भी सुसाइड किया।
तो इंडिया में भी चूंकि अब आईपीसी सेक्शन 377 डीक्रिमिनलाइज हो चुका है, तो फिर इनकी याद में, सीरस की याद में, इनके साथ काफ़ी गलत हुआ था, इन्होंने सुसाइड कर लिया, तो इनकी याद में वो लोग जिनको क्रिमिनलाइज किया गया है पुराने लॉ के अनुसार एलजीबीटी कम्युनिटी का होने के कारण, उनको माफ़ी दे दी जाए, ऑटोमेटिक माफ़ी उनको दे दी जाए। अगर जो मर चुके हैं तो मरणोपरांत माफ़ी दे दी जाए, और इस एक्ट का नाम हो सीरस एक्ट। तो इस प्रकार जो गलती हुई है पास्ट में उसे सुधारा जा सकता है। ये बस पॉइंट निकल के आता है, कहीं ना कहीं इसे आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।